नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसने सदियों तक दक्षिण भारत पर राज किया। ये कहानी है चोल राजवंश की, जिनका दबदबा सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि विशाल समंदर पर भी था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे कैसे एक छोटी सी क्षेत्रीय शक्ति एक ऐसा साम्राज्य बन गई जिसने न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप पर बल्कि हिंद महासागर पर भी अपनी धाक जमाई और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज 1000 साल बाद भी जिंदा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। चोल साम्राज्य का जन्म कैसे हुआ और कैसे वो सामंतों की हैसियत से उठकर विजेता बने। देखिए, कहानी शुरू होती है 9वीं शताब्दी में। चोल उस समय पल्लव राजाओं के अधीन थे, उनके सामंत थे। मतलब टेक्निकली वो पल्लवों के लिए ही शासन करते थे। लेकिन फिर एक ऐसा शासक आया जिसने पूरा खेल ही पलट दिया और एक आजाद शक्ति की नींव रखी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। 850 ईस्वी में विजयालय ने तंजौर पर कब्जा किया और बस यहीं से शाही चोल वंश की शुरुआत हो गई। फिर उनके बाद आए आदित्य प्रथम, जिन्होंने पल्लवों को हराकर चोलों को पूरी तरह से आजाद बना दिया। और फिर परांतक प्रथम ने तो पांड्यों और श्रीलंका तक को जीतकर साम्राज्य को और भी फैला दिया। मतलब एक जबरदस्त नींव तैयार हो चुकी थी। और अब हम पहुंचते हैं चोल शक्ति के शिखर पर, उनके स्वर्ण युग में। एक ऐसा दौर जिसे दो महान सम्राटों ने परिभाषित किया, एक पिता और एक बेटा। इन दोनों की उपलब्धियां कमाल की थीं, पर अंदाज एकदम अलग। पहले बात करते हैं पिता की, राजराज प्रथम। वो एक महान निर्माता और प्रशासक थे। उन्होंने साम्राज्य को एक किया, एक खतरनाक नौसेना बनाई और हाँ, तंजौर का वो शानदार बृहदीश्वर मंदिर भी बनवाया। और फिर आए उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। ये एक सच्चे विजेता थे। उन्होंने सिर्फ अपने पिता का काम आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि चोल साम्राज्य का झंडा गंगा के मैदानों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फहरा दिया। राजेंद्र प्रथम के सैन्य अभियान तो वाकई नेक्स्ट लेवल थे। सोचिए, उन्होंने अपनी सेना को उत्तर भारत में गंगा नदी तक पहुंचा दिया और गंगाईकोंड का टाइटल लिया, यानी गंगा का विजेता। पर कहानी सिर्फ जमीन पर खत्म नहीं होती। उनकी असली ताकत तो समंदर में थी। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ एक सफल नौसैनिक अभियान चलाया और इसी के साथ हिंद महासागर में चोलों का दबदबा हमेशा के लिए कायम हो गया। लेकिन सिर्फ जीत लेना ही तो सब कुछ नहीं होता, है ना? चोलों की असली प्रतिभा उनकी सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि उनके प्रशासन में, उनके शासन करने के तरीके में थी। चलिए उसे समझते हैं। जो भी स्रोत सामग्री मौजूद है वो एक बहुत ही अनोखी चीज की ओर इशारा करती है, और वो है चोलों का स्थानीय स्वशासन का सिस्टम। ये एक तरह का विकेंद्रीकृत मॉडल था जहां ताकत ऊपर से नीचे तक बटी हुई थी। और इस पूरे सिस्टम की नींव थी सभा, यानी गांव की सभा। ये एक कमाल का मॉडल था। सोचिए, गांव के योग्य लोग ही समितियां बनाकर अपने स्थानीय मामले खुद ही सुलझाते थे। केंद्र का दखल ना के बराबर था। हाँ, पर ऐसा नहीं था कि कोई भी इसका सदस्य बन सकता था। इसके लिए कुछ सख्त योग्यताएं थीं। उम्र 35 से 70 के बीच हो, आपके पास जमीन हो और वेदों का ज्ञान हो। और सबसे दिलचस्प बात, सदस्यों का चुनाव लॉटरी से होता था, ताकि कोई पक्षपात न हो, सब कुछ निष्पक्ष रहे। अब ये सिस्टम कितना विस्तृत था, इसका अंदाजा इस टेबल को देखकर लगाइए। बाग बगीचों के लिए अलग समिति, पानी के टैंकों के लिए अलग, न्याय के लिए अलग और सामान्य प्रशासन के लिए अलग। इन्हें वारियम कहते थे। कितना व्यवहारिक और असरदार तरीका था स्थानीय शासन का। इस सिस्टम की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। मशहूर इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री ने कहा है कि चोलों ने प्रशासन में दक्षता और शुद्धता का जो स्तर हासिल किया, वो शायद ही किसी और हिंदू राज्य ने कभी किया हो। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। अच्छा, प्रशासन तो देख लिया। अब बात करते हैं उस विरासत की जो आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, चोलों की कला और वास्तुकला की। और जब भी चोल वास्तुकला की बात होती है, एक नाम, बस एक नाम दिमाग में आता है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदीश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये चोल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। जरा इसके आकार की कल्पना कीजिए। मंदिर का जो मुख्य टावर है, जिसे विमान कहते हैं, वो 57 मीटर ऊंचा है। मतलब आज की किसी 18 मंजिला इमारत के बराबर। उस जमाने में ये एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि थी।
और बात यही खत्म नहीं होती। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि टावर के ठीक ऊपर एक 80 टन का एक ही ग्रेनाइट पत्थर रखा हुआ है। 80 टन्स! वो पत्थर वहां तक पहुंचा कैसे, ये आज भी इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी पहेली है। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने तो इसे संपूर्ण भारतीय वास्तुकला की कसौटी कहा है। मतलब एक ऐसा मानक जिससे बाकी सबको मापा जाए। लेकिन चोल कला सिर्फ पत्थर और मंदिरों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने कांस्य से ढलाई की कला में भी महारत हासिल की थी और उनकी बनाई नटराज की मूर्तियां यानी ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में शिव आज भी भारतीय कला के सबसे प्रतिष्ठित नमूनों में से एक हैं। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। इस महान राजवंश का अंत कैसे हुआ और वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? देखिए, हर बड़े साम्राज्य की तरह चोलों का भी अंत हुआ। 13वीं शताब्दी आते आते पांड्यों जैसी नई शक्तियां उभर रही थीं और उनके साथ लगातार लड़ाइयों ने चोलों को कमजोर कर दिया और आखिर में इस महान साम्राज्य का पतन हो गया। तो आखिर में चोलों की विरासत क्या है? वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए? एक शक्तिशाली नौसेना जिसने समंदर पर राज किया। 2 स्थानीय स्वशासन का एक बेहतरीन सिस्टम। 3 द्रविड़ कला और मंदिर वास्तुकला का एक सुनहरा दौर। और 4 एक सांस्कृतिक प्रभाव जो सिर्फ भारत तक नहीं बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। उस दौर में जब साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर बनते और टिकते थे, तो क्या हम चोलों से कुछ सीख सकते हैं? एक ऐसे राजवंश से जिसने महानता सिर्फ जंग जीत कर नहीं बल्कि बेहतरीन प्रशासन और संस्कृति से भी हासिल की।